हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज किन इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट की न्यूज़ को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी के प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों अथवा आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है। इनके सही उत्तर सेशन कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। संपूर्ण विश्व के समक्ष सर्वोत्तम मानवीय मूल्यों, सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था तथा सर्वोत्तम कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का प्रमाण सहित उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भारत में हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न व यौन तस्करी जैसी अनेक समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का पोषण करने वाले भारत देश में यदि ये समस्याएं व्यापक स्तर पर मौजूद हैं तो निश्चित रूप से इनसे पीड़ित लोगों की संख्या भी हमारे देश में सबसे अधिक ही होगी। इन्हीं समस्याओं में से एक यौन तस्करी के मामले पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की। आज हम विश्व के उन चंद अग्रणी देशों की सूची में शामिल हैं जो चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी आवास स्थापना के अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे में यदि इस देश में ऐसे भी लोग हों जो यौन तस्करी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं और उनके पुनर्वास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है तो यह स्थिति निश्चित रूप से एक विडंबना के समान प्रतीत होती है। 15 नवंबर 2024 को जस्टिस जेबी पादरीवाला और पंकज मित्तल की पीठ ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि मानव एवं यौन तस्करी ऐसे अपराध हैं जो पीड़ित व्यक्ति के जीवन को अमानवीय बनाते हैं, साथ ही उनके जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। समाज के कमजोर यानी वंचित वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे ऐसे अपराधों से न केवल शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक व मानसिक अत्यंत गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत में अब तक सेक्स ट्रैफिकिंग पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई व्यापक नीति नहीं है। मौजूदा कानून, जिसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, मुख्य रूप से अपराधियों को दंडित करने पर केंद्रित है, जबकि पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वर्ष 2015 में किए गए उनके वादे की याद दिलाते हुए टिप्पणी की कि यौन तस्करी और उनके भयावह परिणामों के बावजूद ना तो कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी OCIA स्थापित की गई है और ना ही व्यापक यौन तस्करी विरोधी कानून बनाया गया है। केंद्र सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये ने यौन तस्करी से निपटने के लिए मौजूदा ढांचे की प्रभावशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की इस तीखी टिप्पणी के पीछे वर्ष 2015 में प्रज्वला बनाम भारत सरकार मामले में दिया गया न्यायिक निर्णय है। इस मामले में न्यायालय ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया था कि यौन तस्करी से निपटने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी OCIA की स्थापना करें। गौरतलब है कि इसके लिए 30 सितंबर 2016 की समय सीमा तय की गई थी और इसे 1 दिसंबर 2016 से संचालन में आना था। हालांकि एजेंसी अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है, जिससे मानव और यौन तस्करी जैसे अपराधों में कमी, समाधान और पीड़ितों के पुनर्वास में अनावश्यक विलंब हो रहा है। चूंकि यह उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष जांच इकाइयों की तैनाती, तस्करी के मामलों और अपराधियों के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस निर्माण और पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त अभियानों एवं खुफिया साझाकरण को सक्षम कर सकती है। इसके अलावा यह कमजोर समूहों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम और हेल्पलाइन स्थापित करने के साथ साथ मजबूत कानून बनाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी में भी सहायक होगी। इसलिए OCIA की स्थापना तस्करी से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक और जहां इस समस्या का कोई समाधान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, वहीं सरकार की निष्क्रिय भागीदारी ने इन अपराधों को अप्रत्यक्ष और अनैच्छिक रूप से बढ़ावा दिया है। वर्ष 2018 से 2022 के बीच 10,659 तस्करी के मामले दर्ज किए गए, यानी औसतन 2,000 मामले प्रति वर्ष। ये आंकड़े अपने आप में ही भयावह हैं, जबकि वास्तविक आंकड़े इनसे कई गुना अधिक हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय सामाजिक तानाबाना इतना जटिल और रूढ़िवादी है कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के मामले दर्ज नहीं हो पाते। अब जरा कल्पना कीजिए कि जिन मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई है उन्हें भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी स्थिति कैसी होगी जिनके मामले सामने ही नहीं आ पाते।
हजारों गिरफ्तारियों के बावजूद सजा की दर बहुत कम है, जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त अथवा अधूरी जांच, अदालत में कमजोर मामलों की प्रस्तुति और पीड़ितों के लिए वित्तीय व कानूनी सहायता की कमी है। अधिकांश पीड़ित आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों में आते हैं, जो न्याय पाने के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित होते हैं। इसके अलावा अदालत की प्रक्रिया में उन्हें बार बार मानसिक और भावनात्मक आघात झेलना पड़ता है, जिससे उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है। गौरतलब है कि तस्करी का तंत्र अत्यंत जटिल और बहुआयामी होता है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को प्रवास के माध्यम से फंसाकर, बहला फुसलाकर बड़े शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई इत्यादि में यौन शोषण या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है। तस्करी के शिकार अधिकतर दलित और आदिवासी समुदायों की महिलाएं और बच्चे होते हैं, जिन्हें पारंपरिक रेड लाइट क्षेत्रों के बजाय डांस बार, निजी आवास और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोषित किया जाता है। इसके अलावा ऋण प्रबंधन यानी डेब्ट ट्रैप के माध्यम से पीड़ितों को भारी कर्ज में फंसा दिया जाता है, जिससे वो मुक्त नहीं हो पाते। हम जानते हैं कि सांस्कृतिक शोषण के तहत देवदासी और जोगनी प्रथाओं जैसी प्रथाओं में दलित महिलाओं और लड़कियों का धार्मिक और सामाजिक शोषण होता है। कुछ समुदायों में वेश्यावृत्ति को जीवन यापन का साधन मान लिया गया है, जिससे ये महिलाएं और लड़कियां तस्करी नेटवर्क का आसान शिकार बनती हैं। सीमा पार तस्करी में भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग की कमी के कारण तस्कर इन सीमाओं का इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों को शोषण के लिए अन्य देशों में भेजने के लिए करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स ट्रैफिकिंग के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए व्यापक नीति की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है। यह इंगित करते हुए कि मौजूदा कानून जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट मुख्यतः अपराधियों को दंडित करने पर केंद्रित हैं और पीड़ितों की सहायता पर कम ध्यान देते हैं। अदालत ने बताया कि ट्रैफिकिंग के पीड़ितों को गंभीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जिसमें चोटें, यौन संक्रमित रोग, अवसाद, PTSD, नशे की लत और सामाजिक बहिष्कार शामिल हैं। इस बहुआयामी समस्या के समाधान के लिए केवल दंडात्मक उपाय पर्याप्त नहीं हैं। पीड़ितों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदालत ने केंद्र सरकार को एक समग्र पुनर्वास योजना तैयार करने और अदालत में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। भारत ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए कई संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक कदम उठाए हैं। अनुच्छेद 23(1) मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 वाणिज्यिक यौन शोषण को नियंत्रित करता है और पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चों के यौन शोषण और तस्करी पर रोक लगाता है। सरकारी प्रयासों में गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित एंटी ट्रैफिकिंग सेल, कानून प्रवर्तन की प्रतिक्रिया बेहतर बनाने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU और मिशन वात्सल्य जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जो तस्करी के शिकार बच्चों को पुनर्वास और समर्थन प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने मानव तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी रोकने के लिए SAARC कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत में तस्करी और यौन कर्म से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण यानी अप्रोच को अपनाया है। प्रज्वला बनाम भारत संघ 2004 मामले में कोर्ट ने बचाव और पुनर्वास तंत्र की कमी को संबोधित करते हुए राज्य स्तर पर शेल्टर होम्स और पुनर्वास योजनाओं में सुधार का निर्देश दिया। इसी प्रकार गौरव जैन बनाम भारत संघ 1997 के मामले में यौन कर्मियों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ 2011 मामले में बच्चों की तस्करी के मुद्दे पर विशेष सुरक्षा और बाल सुलभ न्याय प्रणाली की स्थापना का निर्देश दिया गया है। इसी तरह बुद्धदेव करमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2011 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यौन कर्मियों को अपराधी मानने के बजाय उनके पुनर्वास और सामाजिक समर्थन की वकालत की। ये निर्णय दर्शाते हैं कि अदालत अब दंडात्मक कार्रवाई से आगे बढ़कर पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण को प्राथमिकता दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यौन तस्करी के पीड़ितों के लिए व्यापक समाधान सुझाए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता के तहत विशेष स्वास्थ्य क्लिनिक की स्थापना, यौन संक्रमित रोगों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मुफ्त इलाज शामिल है। शिक्षा और कौशल विकास के लिए पीड़ितों को फिर से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया गया है। पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के माध्यम से सुरक्षा, काउंसलिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। कानूनी सहायता और मुआवजे के लिए पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रियाओं में मदद और वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त समाज में जागरूकता अभियानों के माध्यम से पीड़ितों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का सुझाव दिया गया है। भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में मॉरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 और भारतीय दंड संहिता की धारा 370 से 374 शामिल हैं, लेकिन इनके अपर्याप्त कार्यान्वयन और कानून प्रवर्तन में पीड़ितों के प्रति संवेदनहीन रवैये जैसी चुनौतियां प्रभावी रोकथाम में बाधा बनी हुई हैं।
भारत को इन वैश्विक मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए पीड़ितों की सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह पहल केवल कानूनी एवं संस्थागत सुधार का आह्वान नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी की भी याद दिलाती है। समाज को नीतिगत समर्थन के लिए एनजीओ और एक्टिविस्ट समूहों के साथ सहयोग करना चाहिए। स्वयंसेवी योगदान के माध्यम से पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए और तस्करी तथा पीड़ितों के पुनर्वास के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। यह समय है कि हम मिलकर पीड़ितों के पुनर्वास को प्राथमिकता दें और उनके लिए गरिमा व सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करें। भारत की सांस्कृतिक विविधता में आदिवासी समाज का योगदान अतुलनीय है। देश के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज के प्रति अपने सम्मान को प्रकट किया है। उन्होंने न केवल विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, बल्कि आदिवासियों के बलिदान और संघर्ष को भी रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई जिले में 6,640 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य राज्य के समग्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को मजबूत करना है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों और पुलों का निर्माण, नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS की स्थापना और आयुष्मान भारत योजना के तहत आरोग्य मंदिरों का निर्माण शामिल है। इन प्रयासों का मकसद आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना है। साथ ही वन धन विकास केंद्रों का उद्घाटन आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देकर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास और सहायक सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। 2024 में सरकार की प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान यानी PM जनमन और दाजगुआ योजना जैसी पहलों के तहत आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और सतत विकास के नए द्वार खुलेंगे। अब आइए जनजातीय गौरव दिवस के महत्व पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। उन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। पहली बार इसे 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत घोषित किया गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित कर ब्रिटिश शासन और जबरन धर्मांतरण का विरोध किया। 1899 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उलगुलान आंदोलन यानी महान कोलाहल का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा और बिरसा राज के आदर्श को स्थापित करना था। इनके संघर्षों ने औपनिवेशिक सरकार को जनजातीय भूमि संरक्षण कानून लागू करने पर मजबूर किया। मात्र 25 वर्ष की आयु में 9 जून सन 1900 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका जीवन आदिवासी एकता और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरणा बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके योगदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि आदिवासी समाज ने भगवान राम को राजकुमार से भगवान में बदलने का काम किया और यह भी कहा कि बिरसा मुंडा की विरासत आज भी आदिवासी गौरव, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बनी हुई है। आदिवासी समाज के लिए सरकार की योजनाओं पर आइए नजर डालते हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही थी, जिसमें वित्तीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक पहल शामिल हैं। PM जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास है। इसके अतिरिक्त आदिवासी बजट को बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पहले 25,000 करोड़ रुपए था। शिक्षा के क्षेत्र में 10 नए एकलव्य मॉडल विद्यालयों का उद्घाटन और 25 और विद्यालयों की आधारशिला रखी गई है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत 4.5 करोड़ लोगों की जांच की गई है, जबकि मिशन इंद्रधनुष और निक्षय मित्र पहल जैसी योजनाओं के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सांस्कृतिक संरक्षण के तहत झारखंड में बिरसा मुंडा संग्रहालय और मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में उनकी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी समाज के समग्र विकास और उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। खबर के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आदिवासी समाज के ऐतिहासिक योगदान पर। आदिवासी समाज का ऐतिहासिक योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक धरोहर में भी अद्वितीय है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संथाल 1855 से 1856 तक चलने वाले विद्रोह में
सिद्धो और कान्हो चांद भैरव ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया और भील आंदोलन, जो जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए लड़ा गया, आदिवासी साहस के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके साथ ही बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन 1899 से सन 1900 के बीच में ने आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजागरण का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी पर्यावरण मित्र जीवन शैली और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां और आधुनिक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जल, जंगल, जमीन के प्रति उनकी संवेदनशीलता ने पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक भारत में आदिवासी नेतृत्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के गठन और विकास में योगदान दिया। साथ ही पद्म पुरस्कारों के माध्यम से आदिवासी कलाकारों और नेताओं को सम्मानित कर उनकी प्रतिभा और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। उदाहरण के तौर पर जेम्स मुर्मू जैसे कलाकारों और तुलसी गौड़ा जैसी पर्यावरण संरक्षणकर्ताओं को इस सम्मान से नवाजा गया है। यह योगदान न केवल ऐतिहासिक बल्कि भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए भी प्रेरणादायक हैं। आदिवासी समाज से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो भारत में आदिवासी आबादी, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है, हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि इस समुदाय को अक्सर आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों में गिना जाता है। 2018 से 2022 के बीच तस्करी के 10,659 मामलों ने इनकी सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत 36,500 गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनजाति गौरव दिवस हमें यह बात का स्मरण कराता है कि आदिवासी समाज का योगदान न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा और सामाजिक संरचना में भी अद्वितीय रहा है। बिरसा मुंडा जैसे महान नायकों के संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेते हुए हमें उनकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दोस्तों, आपने मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन वेब सीरीज तो देखी ही होगी। इस सीरीज में एक सीजन में एक सीन स्कूल को बुलडोजर से तोड़ने का आता है। बुलडोजर जस्टिस का मामला ऐसे भी भारत में चर्चा में रहा है। बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर एक जजमेंट दिया। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी तरह का डेमोलिशन संपत्ति के मालिक को बिना 15 दिन की पूर्व सूचना दिए नहीं किया जा सकता। ये डेमोलिशन भी सांविधिक गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि डेमोलिशन के नोटिस में डिटेल में डेमोलिशन के कारणों को मेंशन करना होगा, साथ ही किस लेवल पर उल्लंघन हुआ है ये भी नोटिस में बताना होगा। इसके अलावा डेमोलिशन के प्रोसेस का वीडियो भी बनाना होगा। अगर अभी तक आपको बुलडोजर जस्टिस का आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि देश में कुछ राज्यों में किसी व्यक्ति पर अपराध लगने के साथ ही उनके घरों को बुलडोजर से डेमोलिश कर दिया जा रहा था, और ये काम किसी इल्लीगल तरीके से नहीं बल्कि सरकार के ऑफिशियल्स द्वारा किया जाता है। इसे ही बुलडोजर जस्टिस का नाम दिया जाता है। ध्यान रहे कि ये काम किसी अपराध में दोषी व्यक्ति के घर के साथ नहीं किया जा रहा था, बल्कि आरोपी व्यक्ति के घरों को तुरंत डिमोलिश कर दिया जा रहा था। भारत की न्याय व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं मानती जब तक कि क्राइम प्रूव न हो जाए। ऐसे में तुरंत बुलडोजर जस्टिस की अवधारणा किसी भी लोकतांत्रिक देश में फिट नहीं बैठती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गाइडलाइंस जारी की हैं। अब देखिए, कोर्ट का यह जजमेंट और गाइडलाइंस बहुत ज्यादा जरूरी कदम है। इनफैक्ट ये कदम स्वागत योग्य भी है, लेकिन सवाल यह है कि घरों के डेमोलिश करके बुलडोजर जस्टिस करने के मामले बीते 3 साल से जारी हैं, तब कोर्ट ने इस मामले में कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जानकार घरों के जानबूझकर तोड़े जाने के इस तरीके को डोमिसाइड का नाम देते हैं। ये पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद शुरू हुआ था। तो अब सवाल है कि बीते 3 सालों में जिन लोगों के घर तोड़े गए उनके मुआवजे का क्या होगा? अपने फैसले में कोर्ट ने माना है कि इन डेमोलिशन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को मुआवजे के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। हालांकि कोर्ट के फैसले से यह साफ नहीं हो पाया है कि उसका निर्णय अब तक हुए सभी डेमोलिशन पर कैसे लागू होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ अपवाद भी रखे हैं। ये आदेश ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां सार्वजनिक स्थलों जैसे कि सड़क पर कोई अवैध संरचना हो। किसी अदालत द्वारा दिए गए डेमोलिशन के आदेशों पर भी यह दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। इससे एक बात साफ है कि स्लम और सड़कों पर अवैध घर बनाकर रह रहे लोग कोर्ट के इस निर्णय से सेफ नहीं हो पाएंगे, जबकि ये तबका तो समाज का सबसे वल्नरेबल सेक्शन है।
हालांकि ये बात ठीक है कि कोर्ट अभी बुलडोजर जस्टिस के मामलों को टारगेट कर रहा था, लेकिन जजमेंट में साफ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए आश्रय और बेदखली से सुरक्षा के सार्थक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय किया जाना बाकी है। भारतीय जेलों में कैदियों की दशा को लेकर कई रिपोर्ट्स जारी हुई हैं। हाल ही में कैदियों के हालात का मामला प्रोफेसर जी.एन. साईं बाबा मामले के बाद एक बार फिर सामने आया है। दरअसल जी.एन. साईं बाबा की अक्टूबर 2024 में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि नागपुर सेंट्रल जेल में व्हील चेयर के लिए रैंप थी ही नहीं। इस वजह से उन्हें अपने बेसिक कामों मसलन टॉयलेट यूज करना और नहाने तक के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था। इन कामों के लिए उन्हें अपने साथियों से उनकी व्हीलचेयर उठाने के लिए बोलना पड़ता था, जिससे कई दफा उन्हें चोट भी लग जाती थी। देखिए, भारत की जेलों में कैदियों की स्थिति बेहद खराब है। ओवरक्राउडिंग, हिंसा और दुर्व्यवहार जैसी कंडीशन से भारतीय जेलें जूझ रही हैं। सन 1979-80 में भागलपुर ब्लाइंडिंग की इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें कैदियों की आंखों में एसिड डाला गया था। 1980 के दशक की शुरुआत में जेल सुधारों पर मुल्ला समिति की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें जेल की स्थिति और प्रशासन में सुधार के लिए व्यापक उपायों की सिफारिश की गई थी। फिर भी जैसा कि आमतौर पर भारत में देखा जाता है, कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। लगातार जेलों की स्थिति पर कभी कोई रिपोर्ट या कभी किसी कैदी की स्थितियां बयान की जाती रही हैं, लेकिन हालात लगभग वैसे ही हैं। वहीं जब बात दिव्यांग कैदियों की आती है तो हम समझ सकते हैं कि उनके लिए स्थितियां कितनी टफ होती होंगी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तो अभी भारतीय संसद में भी एक ही गेट है जहां पर रैंप की सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने सुगम्य भारत अभियान शुरू किया है, लेकिन इनके मुताबिक अवसंरचना बनाने में अभी वक्त लगेगा। 1996 में बेंगलुरु की सेंट्रल जेल के कैदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को जेल की दयनीय स्थिति के बारे में पत्र लिखा था। ऐसे ही राम मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को मुल्ला समिति की सिफारिशों के मुताबिक जेलों की स्थितियों को सुधारने का आदेश दिया था। तब से लगभग 3 दशक बीत चुके हैं, कोई खास प्रोग्रेस दर्ज नहीं की गई है। भारतीय जेलों की स्थिति को समझने के लिए एक बार डेटा पर आइए करते हैं गौर। भारतीय जेलों में लगभग 5.73 लाख लोग बंद हैं, वहीं उनकी क्षमता 4.36 लाख ही है। कई जेलों में 100%, यहां तक कि 200% क्षमता पर भी ऑपरेट की जा रही हैं। वहीं सरकार के पास दिव्यांग कैदियों की संख्या या स्थिति के बारे में डेटा का अभाव है। रिपोर्ट उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती हैं। इनमें प्रमुख उदाहरणों में से एक में फादर स्टोन स्वामी शामिल हैं। जिन्हें पार्किंसन रोग था और उन्हें जेल में स्ट्रॉ और सिपर जैसी आवश्यक सहायक वस्तुओं से वंचित रखा गया था। जब दिव्यांग कैदी इस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनके समानता के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। भारत में सभी कैदियों को समानता, स्वतंत्रता और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई डिसीजंस में दोहराया है, निर्णय में बरकरार रखा गया है। उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1983 मामले में न्यायालय ने कहा था कि कैदियों के सम्मान के साथ मानवीय परिस्थितियों में रहने का उन्हें अधिकार है। भारत को कई इंटरनेशनल ट्रीटीज और देश के कानून के तहत दिव्यांग कैदियों को सुविधाएं मुहैया कराने का अधिकार है। नेल्सन मंडेला रूल्स 2015 के मुताबिक जेल प्रशासन को दिव्यांग कैदियों के लिए उचित व्यवस्थाएं कराना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के साथ अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है। साल 2016 में सरकार ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 पारित किया, जिसमें भी भारत सरकार की ये बाध्यताएं दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी दिव्यांग व्यक्तियों को जेल में जरूरी और बेसिक सुविधाओं से वंचित रखना कानून का उल्लंघन है। अब देखिए, सामाजिक तौर पर भी ये मानकर चला जाता है कि एक कैदी को सजा मिलनी चाहिए। लोगों की संवेदनाएं भी उनके प्रति कम होती हैं, इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जेलों के सुधार के लिए काम नहीं करती। शायद इसीलिए ये मुद्दे तभी उठते हैं जब जी.एन. साईं बाबा जैसे मामले सामने आते हैं। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सरकार को जेल में बंद कैदी को भी व्यक्ति के ही समान मानना होता है और सरकार को उनके अधिकारों को लेकर काम करना चाहिए। भारत में जेल राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मानव तस्करी रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2018, 2001, 2008 या फिर 1980? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं?
इस अवसर पर पीएम मोदी ने बिहार के जमुई जिले में 6,640 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह दिवस संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो कान्हू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में इसे घोषित किया था। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3 सभी। अगला प्रश्न मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है। आप इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। भारत में यौन तस्करी से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों और मौजूदा तंत्र की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। एक समग्र और प्रभावी पुनर्निवास नीति का खाका प्रस्तुत करें। आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में बस इतना ही। इस कंपाइलेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी विरद लाइव के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगले रविवार शाम 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।